अनुशे, क्या बात है? तुम कल से डिस्टर्ब लग रही हो और अब लेट नाइट इस केस को स्टडी कर रही हो जिसकी जिम्मेदारी ऑलरेडी मुझे दे चुकी हो। पलवशा ने मग अनुशे की डेस्क पर रख दिया था। अनुशे, मगर अनुशे की नजरें नहीं हट पाई थी इस फाइल से। पलवशा की बात सुनकर उनके वजूद में गुस्सा जरूर आ गया था। पहली बार किसी की बात सुनी और पहली बार पछताई हूँ। कल का पूछना चाहती हूँ तो सुनो, कल मैं पूरे 3 घंटे वहाँ इंतजार करके वापस लौट आई हूँ। ओह माय गर्ल, पलवशा ने अपना मंग जल्दी से टेबल पर रख दिया था और आगे बढ़कर अनुशे के गले लगी। लीव मी पलवशा, मैं कोई टीनएजर नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल टूटा है इस बात पर। मुझे गुस्सा नहीं, नफरत हो रही है इस शख्स पर जो अपने कमिटमेंट पूरी ना कर सका। वो बोली जा रही थी मगर पलवशा हर बार अपनी मुस्कान को कंट्रोल कर रही थी। जब जब अनुशे बात करती, उसे देखती, मुझे उसके न आने पर दुख नहीं है, मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि बता देना चाहिए था। अनुशे, क्या पता कोई इमरजेंसी आ गई हो, या सीरियसली बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों की मान कर जो वहाँ चली गई थी। अनुशे, पलवशा, अब नहीं यार, अब मुझे लव गुरु नहीं चाहिए, ना रिलेशनशिप कंसल्टेंट। अभी आप मेरे कैबिन से जा रही हैं। और पलवशा का हाथ पकड़कर बाहर ले गई थी अनुशे उसे। इटली, तो तुम क्या कहना चाहते हो? आप इस उम्र में किसके लिए गए थे मुल्क से बाहर डैड? डिनर टाइम भी उन्हें सुकून मुयस्सर नहीं था। अपने अपार्टमेंट में अंबर दोनों बच्चों के साथ फहाद के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे सारे सवाल जवाब आज ही लेने हो। अरीबा, माइंड योर लैंग्वेज। पर डैड, यहाँ बात हमारे फ्यूचर की है, ये हमारी उम्र है, आपकी नहीं। वो दोनों बच्चे सामने खड़े थे और पीछे माँ फहाज को अपनी नजरों से चैलेंज कर रही थी, जिनके हाथ में निवाला पकड़ा रह गया था अपने बच्चों की ब्लंट बातें सुनकर। कौन सी उम्र और क्या जुर्म कर दिया जो तुम दोनों ऐसे बदतमीजी कर रहे हो? वहाब अंकल ने बता दिया था आप किससे मिलने गए थे डैड। बताओ अपने बच्चों को। अब चुप क्यों हो फहाज? इस उम्र में क्या गुल खिला रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक और लफ्ज नहीं, मेरी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाओ। इस तरह के अल्फाज मेरे औलाद के सामने बोलकर तुम अपनी तहजीब जाहिर कर रही हो, मगर मेरी छत के नीचे ये सब नहीं चलेगा। तुम तीनों सुन लो, आज के बाद मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट। अपना खाना उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। डैड, जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, हम सोसाइटी के ताने बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं डैड, मैं और रोहान ने बहुत सफर किया है आपके और मोम के डाइवोर्स के बाद। अरीबा ने रोते हुए आवाज ने फहाज के कदम रोक दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, कुछ नहीं है, बेफिक्र रहो। अपनी बेटी के माथे पर बोसा देकर वो कमरे में बहुत खामोशी से चले गए थे। उन्हें समझ आ गई थी जो ख्वाब वो देख रहे थे उनकी कोई हकीकत नहीं। कुछ माह बाद पाकिस्तान। मॉम, जस्ट 1 मंथ वेकेशन है, हमारी यूनिवर्सिटी क्लास के सब स्टूडेंट जा रहे हैं। वेल यंग लेडी, आप नहीं जा रही। टोस्ट को जैम लगाकर अनुशे ने अभिया की प्लेट में रख दिया था। मामूल के मुताबिक मुबश्शिर साहब खाने की मेज पर नहीं थे और बाकी रह गए थे घर की 3 लेडीज। अनुशे की मॉम और नानी मुकम्मल चुप थी इस मामले में। वेल मॉम, प्लीज नानू आप कुछ कहें ना, आप दोनों तो मम्मा को मना सकते हैं। इस बात पर मैं एग्री करती हूँ, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। 1 मंथ, अनजान मुल्क में इतने दूर का सफर। सीरियसली नानू, अमेरिका इतनी दूर भी नहीं है, हम जाते रहे हैं, आप तो जानती हैं ना। बहुत मासूम सा मुंह बनाकर अभिया ने हाथ पकड़ा था अनुशे का। ब्रेकफास्ट खत्म करो जल्दी से, मैं हॉस्पिटल जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। और मुझे लगता है इटली से तुम्हें अपना कोर्स यहाँ पाकिस्तान में शिफ्ट करवा लेना चाहिए। अभिया इतनी शॉक्ड हो गई थी अनुशे की इस बात पर, और ज्यादा शौक वो पीछे से आती आवाज पर हुई थी। इस बात पर भी तुम्हारी मोम से एग्री करता हूँ। वहाँ प्रोफेसर देख लो क्या गुल खिला रहे हैं, ये तो सभी के मामू है ना। लुक अनुशे। अनुशे ने वो न्यूज़पेपर सामने टेबल पर अनुशे के सामने रख दिया था। वो न्यूज़पेपर जो था भी इटली का, जिसमें एक आर्टिकल प्रिंट पेज पर था जहाँ इस स्कैंडल के बारे में ब्रीफली तफसील में लिखा गया था। नो डाउट कि प्रोफेसर फहाज की वाइफ ने उन्हें क्यों छोड़ दिया था। रेड
टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हरेसमेंट का केस किया है। चचा छी। वो पेपर अनुषे के सामने से मिसेस मुबशर ने उठा लिया था। वो पढ़ते हुए इतना शॉक्ड हो रही थी। और फिर अभिया, मगर अनुषे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। उसने अपने टोस्ट को जैम लगाकर पहली बाइट ली थी। एहलाम की तरफ देखा था। वो तासुर जो एहलाम देखना चाहते थे, अनुषे के गुस्से को, वो उन्हें देखने को नहीं मिला था। अनुषे तो इतनी इजी होकर अपना नाश्ता कर रही थी। अनुषे, मुझे लगता है नेहा ने जल्दबाजी में गलत घर में। इनफ मॉम, नेहा ने क्या किया और क्या नहीं वो हमारा मसला नहीं है। ये उनका पर्सनल मैटर है। स्पेशली प्रोफेसर फहाज, वो इस तरह के मर्द नहीं जो कम उम्र लड़कियों को देखकर अपने होशो हवास खो दे। एहलाम ने गुस्से से दूसरी चेयर को पीछे कर दिया था। उन्हें महसूस हो गया था ये बात उन्हीं की गई। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? तुम उसे नहीं जानती। जानती हो क्या? तुम उसके किरदार की कैसे गवाही दे सकती हो? अनुषे के साथ साथ बाकी सब भी अपनी अपनी सीट से खड़े हुए तो अभिया ने अपनी मोम का बाजू पकड़कर अपने डैड से दूर करने की कोशिश की थी। बहुत साल पहले की लड़ाई उसे फिर से याद आ गई थी आज। मोम प्लीज, मैंने किसी के किरदार की गवाही नहीं दी। यहाँ जिनको सालों से जाना, जिनके साथ एक जिंदगी गुजार दी, मैं तो उसके किरदार की गवाही न दे सकी। मिस्टर एहलाम, किरदार की सच्चाई गवाही से नहीं, सामने वाले की आंखों में उसकी गैरत का अंदाजा हो जाता है। एंड फॉर प्रोफेसर फहाज, ही इज इनोसेंट। मैं गारंटी से कह सकती हूँ। नाउ एक्सक्यूज मी। और वो अपनी चीजें पकड़े वहां से चली गई थी बाहर। इस बार उन्होंने अपनी बेटी को साथ जाने का नहीं कहा था, मगर जाने से पहले वो न्यूज़पेपर को अपने साथ ले गई थी। इटली। अनुषे, हम सब भी परेशान थे। पिछले हफ्ते से पूछताछ जारी है। फहाज भाई पर तो एलिगेशन बहुत संगीन लगाए हैं उनके स्टूडेंट ने। मुझे किसी तरह नंबर लेकर दे सकती हो? मगर तुम्हें फहाज भाई का नंबर क्यों चाहिए अनुषे? अनुषे ने मोबाइल कान से हटाकर देखा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉल भी आ रही थी। बस मुझे नंबर सेंड कर दो बाय। अनुषे ने फोन बंद करके कॉल पिक की थी। आपका शक सही था। मैंने कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जो इस लड़की का केस कमजोर कर देंगे, मगर मुकम्मल तौर पर प्रोफेसर फहाज को बेकसूर साबित करने में वक्त लग जाएगा। आप एक हफ्ता ले लीजिए। और जिस न्यूज़पेपर ने ये सब किया है, आप उसे कब नोटिस भेज रहे हैं? आज शाम तक चला जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही कोर्ट में सबमिट होंगे। फोन बंद होने के बाद अनुषे ने उसी नंबर पर कॉल मिलाई थी जो नंबर मैसेज में सेंड किया था नेहा ने। मैं भी यही कह रहा हूँ। किस बात की माफी? मैं गलत नहीं हूँ। अपने सीनियर्स के सामने उन्होंने डेस्क पर जैसे ही हाथ मारा था, उनको भी गुस्सा आ गया था, जो पिछले आधे घंटे से फोर्स कर रहे थे फहाज को अपॉलजी लेटर के लिए। तो फिर हम भी आपको इस यूनिवर्सिटी में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप वही लोग हैं जो मुझे यहाँ रखने के लिए मेरे पाँव पड़ने तक तैयार थे। मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मगर मैं सस्पेंड होकर नहीं जाऊंगा जब तक अपनी बेगुनाही साबित ना करूं। फहाज वहां से बाहर आ गए थे। हर स्टूडेंट उन्हें देखकर अजीब शक भरी नजरों से देख रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो आदी हो गए थे, क्योंकि यही शक की नजरें उन्हें उनके अपने भी देख रहे थे, उनके बच्चे भी देख रहे थे, और वो साबका बीवी भी, जो जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो यूनिवर्सिटी से चलते चलते एक पार्क के बाहर बैठ गए थे जब उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल रिसीव हुई थी। हेलो फहाद। इस जानी पहचानी आवाज ने एक हलचल मचा दी उनकी खामोश सांसों में। फोन बंद करने से पहले मेरी बात सुन लें। मैंने दूसरे नंबर से इसलिए फोन किया क्योंकि आप मेरा नंबर शायद ब्लॉक लिस्ट में डाल चुके हैं। खैर, उनके लब हिले थे वजाहत देने के लिए। वो बताना चाहते थे कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात मार दी अपनी औलाद के लिए। एक बार फिर से वो खुद को बेगुनाह बता देना चाहते थे, मगर साथ नहीं दिया था उनके वजूद ने। जिस्म एकदम से निढाल हो गया था इस सोच पर कि वो एक मौका गवा चुके थे अब, और चुप होकर टेक लगा ली थी उन्होंने। मैंने एक नंबर सेंड किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। इन्होंने 50% केस हल कर लिया है। इनसे राब्ता कीजिए और वो सब पेपर्स अदालत भेजें, और जब बाइज्जत बरी हो जाए तो इस लड़की को हट जाने में इतनी सजा दिलवाइएगा कि फिर किसी शरीफ को फंसा ना सके। बाय। एक मिनट अनुषे। आवाज बहुत भारी हो गई थी उनकी, आंखें भर आई थी। तुम जानती थी कि मैं बेकसूर हूँ? क्या पता मैं गुनहगार हूँ, क्या पता मैंने उसे हिरास किया हो। यहाँ सबको मैं झूठा लग रहा,
बात करते करते टाई खींच कर उतार दी थी उन्होंने, सर पीछे फेंक दिया था। अब वो ठहर कर सांस लेना चाहते थे। 1 हफ्ते की बेसुकूनी के बाद होने को सब कुछ हो सकता है, मगर बात दिलों पे आकर रुक जाती है। इसे किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। और यहाँ मेरे दिमाग में शक नहीं उभरा था। अगर ऐसी बात होती तो आप इतने साल इंतजार नहीं करते। इनके जवाब ने लाजवाब कर दिया था फहाज को। अनुशे, खुदा हाफिज, और वो फोन बंद कर गई थी। कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान, बीजान में एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने पहली बात यही की थी, नहीं तुम हमारे साथ चल रहे हो, हमारी दावत है, चलो। बीजान अपना हाथ पकड़े उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा चुकी थी। मैं इस शर्त पर आया था कि आप लोग मुझे हर जगह जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। प्लीज डैड, आपने वादा किया था। प्लीज डैड, अरीबा और रोहान ने एक साथ कहा था। ओके। वो विंडो से बाहर देखने लगे थे। दिल जैसे तेज धड़क रहा था, इसी सोच पर कि वो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे जिससे वादा वफा ना कर सके थे वो मिलने का। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मुझे तो नेहा बार बार कह रही थी, फरहाद का ससुराल है, नानू ख्याल रखना। मैंने भी डांट दिया था उसे कि बीजान से रिश्ता हमारा फरहाद की शादी से पहले का है। अनुशे की नानी बीजान का हाथ पकड़कर अंदर ले आई थी। नाज़नीन और बाकी लोग तो अंदर चले गए थे, मगर फहाज साहब के पांव वहीं अटक गए थे। फहाज अंकल, प्लीज अंदर आइए। अभिया ने सलाम करने के बाद जैसे ही कहा, फहाज अभिया के सर पर प्यार देकर अंदर दाखिल हुए थे और उनकी नजर अनुशे पर गई थी जो सबसे मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। फहाज ने उनकी तरफ देखकर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। अनुशे बिना देखे जवाब देकर किचन में चली गई थी और मुलाजमा के हाथों पैगाम भी भिजवा दिया था अपनी वालदा और नानी को किचन में बुलाने का। अनुशे, अभी गेस्ट आए हैं, तुमने साथ ही हमें बुला लिया। किससे पूछकर आपने इन लोगों को दावत दी? मुझे बताना जरूरी ना समझा? एक्सक्यूज मी, वो मेहमान है, इसमें पूछने वाली क्या बात? वालदा ने इतने ही गुस्से से जवाब दिया था, मगर नानी ने प्यार से अनुशे के गाल पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अनुशे, मैं जानती हूँ अनजान लोगों से घुलना मिलना तुम्हें पसंद नहीं, मगर बेटा वो रिश्तेदार हैं, अब वो पाकिस्तान कुछ दिन रहने आए हैं। नेहा ने खासकर हमारी तरफ से उन्हें दावत दी थी। ओके, पर मुझे अब मेहमान नवाजी के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं रूम में जा रही हूँ, जब वो लोग चले जाए तो बता दीजिएगा। अनुशे वहाँ से ऊपर चली गई थी। 2 निगाहें उनका ताक़ुब कर रही थी, जिन्हें एहसास हो रहा था अनुशे के गुस्से का। प्रोफेसर साहब, ये नौकरी इतनी खास भी नहीं और बदनामी फ्री की। आप किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अगर कोई लोन चाहिए हो तो। मेरे डैड का अपना बिजनेस भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, वो यहाँ पाकिस्तान में चंद मशहूर कंपनियों के। रोहान ने मुबशर साहब की बात का जवाब खुद दे दिया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपनी वालिद की जरा सी इंसल्ट। ओ आई सी, वेरी गुड। वो जैसे ही चुप हुए थे, फहाश ने बाथरूम की डायरेक्शन पूछकर एक्सक्यूज किया था। वो जानते थे कुछ लम्हे रह गए थे और जाने से पहले वो अनुशे से बात करना चाहते थे, और वो ठीक उसी रूम के सामने खड़े थे जहां उन्होंने अनुशे को जाते देखा था। मैं कह चुकी हूँ इस इंटर्न को अब इस हॉस्पिटल में कोई इंटर्नशिप नहीं मिल सकती। पलवशी, तुम क्यों बार बार? अनुशे, फहाज, ओ वो अब तुमने नाम भी लेना शुरू कर दिया? पलवशा ने फोन पर हंसते हुए पूछा था। इडियट सामने खड़े हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अनुशे, में आप जाएं यहाँ से, कोई देख लेगा तो खुद से कहानियां घर लेगा। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ओके, यू वेलकम, अब जाएं यहाँ से। अनुशे ने दरवाजा जैसे ही खोला था, फहाद ने शूज से फिर से बंद कर दिया था। मेरी बात सुन लो, बात से मुकर जाने वाले, वादा खिलाफ करने वाले लोगों की बात में दोबारा नहीं सुनती। ये मेरा उसूल है। इसका मतलब तुम्हारा ये उसूल तोड़ना पड़ेगा। अनुशे जैसे ही दरवाजे के साथ लगी थी, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया था। फहाज, मैं बहुत सीरियस था इस मुलाकात के लिए, तुम भी जानती हो मैं अब भी सीरियस हूँ। अनुशे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैं इस बार तैयारी के साथ नहीं आया। तुम्हारी आंखों में मायूसी देखी मैंने। मेरा चेहरा देखकर मेरी कमजोर पड़ते इरादे भी मजबूत हो गए हैं। और प्लीज साड़ी पहनकर मत आना। मैं 4-5 मुलाकातों का सस्पेंस एक मुलाकात में खत्म नहीं करना चाहता। और टॉकिंग टू बोल्ड कर रही थी, मगर चेहरे पर से आते बाल कान के लो में करने के बाद उन्होंने अपने साथ साथ अनुशे को भी हैरान कर दिया था। फहाज के बाहर जाने के बाद भी वो वहीं खड़ी रह गई थी और उन्हें रूम से बाहर जाते देख बीजान भी। कुछ देर बाद, डैड,
میں محبت کرتا ہوں ابھیا سے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو میں آپ کو انوشے آنٹی کے گھر لے کر گیا تھا تاکہ آپ ہمارے رشتے کی بات کریں۔ فحاش کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ شٹ شٹ ڈیڈ، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، اسے چھوڑو، یہ کیا بکواس کی ابھی؟ ڈاکٹر انوشے کی بیٹی، جی ڈیڈ ہم دونوں، آنٹی انوشے کی بیٹی ابھیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تم نے آج تو بات کر دی، آج کے بعد یہ بات دوبارہ نہ سنو، نہیں کر رہے تم شادی وہاں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پش کر دیا تھا اور خود اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈیڈ، میں نے موم سے بات کی تھی، اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں اور موم، اب اس کا وہ 2 کا شوہر میرے گھر کے فیصلے کرے گا، اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ نہیں کرے گا کوئی بھی انوشی کی بیٹی سے رشتہ۔ ڈیڈ ڈیڈ، وہ روم سے باہر جانے کو تھے جب بیٹے نے راستہ روکا۔ ڈیڈ، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اس دن کی لڑائی کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ انوشی آنٹی بہت اچھی ہیں اور ابھیا وہ تو ان سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ آپ پلیز آپس کی تلخیاں بھلا کر اپنے بچوں کے لیے ایک ہو جائیں، میرا مطلب ہے ہمارے رشتے کی بات کریں۔ فحاش صاحب نے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا، وہ یہاں ماں کو امپریس کرنے کے لیے تگدو کر رہے تھے، وہاں ان کا بیٹا ان سے 10 قدم آگے کی سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آئی ایم سو سوری روحان بیٹا، اس گھر میں تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور پروفیسر فحاش نے آج پہلی بار اپنی اولاد کی خوشیوں کی جگہ اپنی خوشیوں کو اہمیت دی تھی۔ جب انہوں نے موبائل نکال کر انوشے کو میسج کیا تھا، میں اب پوری کوشش کروں گا انوشے، اب کی اپنی خوشیوں کو آگے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ روحان تو وہاں سے چلا گیا تھا اور بیجا نم آنکھوں سے فحاش کو غمزدہ دیکھ رہی تھی۔ اور میں ساتھ ہوں تمہارے بیٹا، تم جس سے بھی شادی کرنا چاہتی ہو میں ساتھ ہوں۔ ہا 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 بیجان، وہ ملنے کو بھی راضی نہیں اور شادی تو کیا، رشتہ ملاقاتوں تک رکھنا چاہتے ہو بیٹا؟ کیا یقین نہیں ہے تمہیں؟ نہیں بیجان، اس رشتے پر تو یقین ہے اب۔ اس نے مجھ پر تب یقین کیا جب سبھی خلاف تھے، وہ اکڑو ہے، مغرور ہے، خروس بھی ہے، مگر جیسے جیسے اسے سمجھتا جا رہا ہوں ایک نئی سائڈ دیکھنے کو ملتی ہے مجھے، وہ ایک پہیلی الجھی ہوئی سی جسے میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ جب بھی جی چاہیے نئی دنیا بسا لیتے ہیں، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ۔ تاہین اسلام آباد آ رہی ہے، شام کو پروگرام ہے باہر چڑھنے کا، اسی جگہ ملنے کا۔ مگر میں تو بہت مصروف ہوں آج۔ انوشا نے سامنے رکھے فائلز پر نظر ڈالی اور پھر کہا تھا پلوشا کو کچھ گھنٹے ہی جانا ہے اور ویسے بھی کوئی ایکسکیوز نہیں، کچھ ڈھنگ کا پہن لیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں ہماری میٹ سمجھ لے۔ یو ریئلی ٹف کمپٹیشن دیتی ہے میری ڈریسنگ تم دونوں بہن جی کو۔ پلوشا آنکھ مارتے ہوئے باہر چلی گئی تھی کیبن سے، اور کیبن ڈور پھر سے ناک ہوا تھا۔ میم، آپ کے کہنے پر ہم نے پولیس کو وہ کیس سبمٹ کر دیا تھا۔ یہ پہلا قتل نہیں، ان کی فیملی میں ان کی سابقہ بہو بھی اسی طرح سے مری تھی اور خودکشی کا کہہ کر بات کو رفع دفع کر دیا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اجازت لے کر سامنے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ابھی تک کی سب باتیں انوشا کو بتانے کے بعد وہ دونوں ہی تشویش میں پڑ گئے تھے۔ آپ ان پولیس آفیسرز کو میری کیبن میں بھیجیں اور ورثہ کی ڈیڈ باڈی لے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، پر وہ لوگ بہت تماشا کر رہے ہیں ریسیپشن پر۔ آئی تھنک اب پولیس کا اور ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ضرورت کہ ان کی وجہ سے امیج خراب کریں۔ پانی کا گلاس انوشے نے ان کے سامنے کیا تھا، بات امیج خراب کرنے کی نہیں، مرنے والے کو انصاف دلانے کی ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ صدقے کی طرح سر سے اتارا ہوا دن ہے، ہر دن یہی لگتا ہے گزارا ہوا دن ہے۔ وہ آئے گی، وہ نہیں آئے گی، وہ آئے گی، وہ نہیں آئے گی۔ پاس بیٹھا شخص فحاش کو اور اریٹیٹ کر رہا تھا، مسلسل گلاب کی پتیاں پھول سے الگ ہو رہی تھی۔ ویل یو شٹ اپ پلیز، اوکے سوری۔ اس دن دوسرا پھول کھینچ لیا تھا فحاش کے ہاتھ سے۔ یہ کیسا رہے گا؟ ہونے والی بھابھی آئیں گی، ہونے والی بھابھی نہیں آئیں گی۔ شٹ اپ داور۔ اوکے اوکے۔ ایک اور گلاب کا پھول کھینچ کر وہ کچھ دور جا بیٹھا تھا فحاش سے۔ ڈاکٹر انوشے آئیں گی، ڈاکٹر انوشے نہیں آئیں گی۔ اور اس بار فحاش نے غصے سے اپنے دوست کو پیچھے پھینک دیا تھا جو سیدھا پانی میں جا گرے تھے۔ ہائے میری کمر گئی، تیری والی آئے گی یا نہیں؟ میرے زخم دیکھ کر میری والی نے لازمی بھاگ جانا۔ دیوداس پچھلے 3 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے، اب فون ملا لے۔ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے انہوں نے پھر سے کہا، آج کا دن تو گیا یار۔ باقی کے پکڑے پھول بھی ساتھ بیٹھے دوست کو پکڑا دیے تھے انہوں نے۔
चल फिर वहाब के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाते हैं। वो जनाब आप उसका फ़ोन भी नहीं उठाते। इतना सब करने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे बात कर सके। उन्होंने गुस्से से पूछा था। हुआ क्या है फहाज? वहाब तो भाइयों जैसा था। मगर भाई नहीं था यार। उन्होंने सारा किस्सा जैसे ही सुनाया था वो फहाज का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए थे और सीधा वहाब के ऑफिस में गए थे और मीटिंग रूम में जाते साथ ही एक जोरदार थप्पड़ मारा था वहाब को। दूसरे थप्पड़ पर फहाज ने हाथ पकड़ लिया था। बस मेहरान जी इस काबिल नहीं। फहाज यार ये मैं माफी मांग चुका हूँ। तुम दोनों का गुस्सा फिर से झूठ। माफी मांग कर भी मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ वर्गला कर वापस आया और अब ये ढोंग। मीटिंग रूम खाली हो चुका था। वो तीनों दोस्त आमने सामने थे। मेहरान का गुस्सा दोनों के लिए हैरान कुन था। मेहरान मेरे भाई तुझे मतलब भी पता है वो तेरी होने वाली भाभी है। जो तू चांस ढूंढ रहा है वो भूल जा। हा 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 भाभी। वहां हंसते हुए पीछे हो गया था। ये शादी तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसके बच्चे अंबर उसके खानदान वाले उसकी कभी दूसरी शादी करने नहीं देंगे। और बीजान तो कभी नहीं। और डॉक्टर अनुशे वो अगर हंसकर उससे बात कर गई तो उनके दरमियान रिश्तेदारी की वजह से। लुक एट हिम। ये बंदे अंबर के जाने के बाद किसी के लिए सीरियस नहीं हो सकता। बस अपने बारे में सोच। इस बार फहाश ने हाथ उठाया था और मुंह पर मुक्का मारा। कुछ ऐसा कहा था कि दोनों को हैरान करके वो वहां से चले गए थे। वो मेरी मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। मुझे यकीन है इस बात पर कि अनुशे मुबशर मेरी महरम बनेगी, मेरी जिंदगी में शामिल रहेगी मेरी आखिरी सांस तक। क्योंकि इतना यकीन तो मुझे अंबर के होने पर भी कभी नहीं था जितना हौसला मुझे अनुशे की मौजूदगी ने दिया है नई जिंदगी एक बार फिर जीने का। तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्त इसलिए नहीं होते कि खंजर खोपते। दोस्त इसलिए होते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में साथ दे। और फहाज के नसीब में अगर दूसरी शादी है तो फहाज की पसंद से ही होगी। बस तुम पेपर्स तैयार करवाओ। मैं और फहाज तुम्हारे साथ सारे बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं। वो जो खून साफ करते हुए मुस्कुरा रहा था उस शख्स के चेहरे की मुस्कुराहट उड़ा दी थी मेहरान की बात ने। नो तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिजनेस ऐसे नहीं चलते। मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई, प्रोजेक्ट शुरू किए हुए, ऐसे नहीं चलते। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे और मेहरान साहब के चेहरे पर अब वो हंसी थी। यू राइट। बिजनेस जुबान पर चलते हैं, मजबूत शख्सियत पर। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मुनाफा समेत मुझे हिसाब किताब शाम तक पहुंचा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं फहाद से बात करूंगा, वो ऐसा नहीं होने देगा। हा हा हा। उसके बच्चों को उसके खिलाफ करके उसकी तजलील करवा के तुम्हें कितना भरम है अपने दोस्त पर। सोचो उसका जब भरम टूटा होगा तो वो भी ऐसे ही तुम्हारी तरह मायूस हुआ होगा ना। बात करते करते कॉलर पकड़ लिया था मेहरान ने वहाब का। वो जिसने अभी हाथ उठाया वो ऐसा शख्स है कि कभी हाथ नहीं उठाता। आज हाथ उठाकर उसने तुम्हें अपनी नजरों से गिरा दिया है। मेरा फैसला और उसका फैसला एक ही समझो और तैयारी करो। अपने कोट को ठीक करो। वो वहाँ शॉक्ड छोड़ गए थे। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने क्या कर दिया? वो जो दोस्त के बच्चों को दोस्त के खिलाफ करते हुए शर्मिंदा नहीं हुए थे, अब बिजनेस के जाते देख पछता रहे थे अपने किए पर। ये माना शीशाए दिल रौनक के बाजार उल्फत है, मगर जब टूट जाता है तो कीमत और होती है। अनुशे बेटा अंदर आओ। बीजान तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अनुशे जो पहले ही बीजान को देख चुकी थी फिर भी अनजान बनकर खामोशी के साथ अपने कमरे की तरफ रवां दवा थी। जब नानी ने पीछे से आवाज दी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं घर में दाखिल हो गई? उसने मुलाजिमा को अपनी चीजें कमरे में रखने को दे दी थी और खुद उल्टे पांव नानी के पीछे पीछे लिविंग रूम में दाखिल हो गई थी। बीजान को सलाम करने के बाद वो वापस आना चाहती थी, मगर बीजान ने तो गले लगाकर अपने साथ ही बिठा लिया था। आप बातें करें, मैं अभी आई। नानी जैसे ही बाहर गई थी, बीजान ने अनुशे के हाथ पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया था उसे। अनुशे बेटा, हम लोगों को ठीक से मौका ही नहीं मिला कि तुमसे माफी मांग सके। सबिया की तरफ से, हम सब की तरफ से। बीजान का लहजा जैसे ही नरम हुआ था, अनुशे ने भी अपने सख्त तासरात को नरम कर लिया था। वो फरहाद के ससुराल वालों को पहले दिन से ही इतना पसंद नहीं करती थी, मगर एक शख्स उसका नजरिया मुसलसल बदल रहा था। और फिर बीजान बेटा, फरहाद तुम्हें लेकर बहुत हसास है। शायद इसीलिए वो सभी की बदतमीजी को आज भी नहीं भुला पाया और इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी वैसी खुशहाल नहीं चल रही। अनुशे की खामोशी को समझते हुए बीजान ने बात शुरू की थी, जिसे सुनकर अनुशे की
बड़ी हुई थी सच्चाई जानकर। मुझे नेहा ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, और फरहाद, इससे तो मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। अनुशे बेटा, हमें भी सभिया ने कुछ नहीं बताया, मगर मेरी ये बूढ़ी आंखें इतना तो पहचान गई हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर किसी की आंखें झूठ बोल जाती हैं। ओ, मुझे इल्म नहीं था, आप जरा तफसील से बताएंगी? अब की अनुशे ने परेशान हाल बीजान का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा था। बेटा, शादी के इतने माह बाद भी उनका रिश्ता वैसा नहीं। फरहाद हमेशा उखरा उखरा रहता है। वो दोनों भरपूर झूठ बोलते हैं, मुस्कुराहटें चेहरे पर बनाए रखते हैं, मगर मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम उसे शिकायत समझो फरहाद के खिलाफ। अनुशे की गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो बीजान को बात मुकम्मल करने का साइन दे रही थी, और बीजान ने भी उदास भरे सवाल करते आंखों से अनुशे को देखा था। बेटा, एक बार बात करो फरहाद से। वो दोनों जैसे ही कहे उनकी शादी। बीजान, मैंने फरहाद को बहुत समझाया था, मैं फिर भी उससे बात करती हूँ, और शिकायत की कोई बात नहीं। आप बड़े हैं घर के, आपकी बात शिकायत नहीं हो सकती, मशअले राह जरूर हो सकती है। अनुशे के दिल में क्या आया था कि उसने बीजान के हाथों पर बोसा दिया था। बीजान को तो हैरान किया था, मगर दरवाजे पे खड़ी अनुशे की मोम और नानी भी हैरान रह गई थी। जीती रहो बेटा, फहाज भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही तुम समझ गई। अब के अनुशे के चेहरे पर हल्का हल्का सा ब्लश जाहिर होने लगा, और उसे याद भी आया था वक्त आज का, और उसे यकीन था वो शख्स आज इंतजार में होगा। मैं एक उम्र जली जिंदगी की आतिश में जो एक रात है, रोए भला वो क्या तड़पे। खाला, आप फेस टाइम इस वक्त? फरहाद ने वीडियो कॉल रिसीव करते हुए पूछा था, सलाम करने के बाद, ताकि देख सकूं कि तुम इस वक्त घर हो या ऑफिस। थैंक्स टू यू फरहाद बेटा, मुझे सही साबित करने के लिए इस वक्त ऑफिस हो। खाला, एक्चुअली मैं बस जाने वाला था। फरहाद ने लैपटॉप की स्क्रीन से चेहरे पीछे कर लिया। फरहाद, ये सब क्या चल रहा है? अनुशे ने सीधा सवाल पूछा था बिना इधर उधर की बात किए। खाला, मैं बस। फरहाद, इनफ। कब तक चलेगा ये सब? कितने माह हो गए हैं? तुम सच में मेरी इज्जत नहीं करते? अगर करते तो कभी ऐसे मौका न आने देते कि जिस पर मुझे खुद से शर्मिंदा होना पड़ता। खाला, प्लीज प्लीज। नो फरहाद, जब अपनी शादीशुदा रिश्ता ठीक कर लो तो मुझसे बात करना, इससे पहले नहीं। अनुशे फोन बंद करके बेड पर फेंक चुकी थी। मोबाइल फिर से बजा। वो समझी थी कि हॉस्पिटल से कोई जरूरी मैसेज होगा, मगर वो मैसेज किसी अनजान नंबर से था। आज मैं तकरीबन 4 बजे से शाम 8 बजे तक वहाँ मौजूद था। डॉक्टर साहिबा, कल फिर से जाऊंगा और इंतजार करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक तुम नहीं चाहती। वो हैरान हुई थी, मगर बेड पे बैठे जब सामने लगे मिरर में अपना चेहरा देखा तो एक लाइट सी मुस्कान भी देखी उसने। गुड फॉर यू प्रोफेसर फहाज। उंगलियों पर जैसे उसका कोई जोर नहीं रहा था। रिप्लाई करने के बाद मोबाइल उसने साइड टेबल पर रख दिया था और सोने से पहले विंडो बंद करने लगी थी, जब बाहर लॉन में बैठे सब लोगों को देखा था जिनकी दावत की थी घर वालों ने, और एहलाम की पूरी फैमिली को भी स्पेशली बुलाया गया था। उसे पहले अपने फैसले पर गुस्सा आता था, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ वो समझ गई थी कि वो जिनकी नजरों में गलत है वो गलत ही रहेगी। खाना खाकर आई होंगी? आज भी नहीं, खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, खाना गर्म करके कमरे में ले आना। और फरहाद सभी को शौक छोड़कर वॉशरूम चला गया था फ्रेश होने के लिए। वो जैसे ही टॉवल से बाल साफ करते हुए आया, सभी बेड पर खाना रखे रूम से बाहर जाने लगी थी, जब फरहाद ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर रोक लिया था। खाना नहीं खाया होगा, मेरे साथ बैठकर खाओ। वो मैं, हा हा हा, तुम कब से नर्वस होने लगी, मुंह खोलो। फरहाद ने बहुत प्यार से अपने हाथों से पहला निवाला सभी की होठों के पास ले जाकर कहा था। उसने जैसे ही मुंह खोला था, आंखों से अश्क बहाना शुरू हो गए थे। बस। आंसू साफ करते ही उसने दूसरा निवाला भी सभी को खिलाया था, जो सर झुकाए खा रही थी। कुछ देर बाद जब फरहाद वापस रूम में आया तो सभी रूम की लाइट्स बंद करके अपनी साइड पर लेट चुकी थी, मगर उसके चुप चुप कर रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फरहाद में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे बात करे सभी से। उसे आज एहसास हो रहा था सभी की ये हालत देखकर। वो भी अपने साइड पर लेट गया था,
वक्त ठहर गया था मगर सभी का रोना नहीं। कम हियर, अंधेरे से भरे कमरे में वो सरगोशी ऐसे गूंजी थी और साथ रोती बीवी जिससे इसी लम्हे के इंतजार में थी। फरहाद के सीने में सर छुपाए वो और रोना शुरू हो गई थी। आई एम सो सॉरी प्लीज सबीहा, बालों को सहलाते हुए आहिस्ता से कहा था उसने। आई हेट यू फरहाद, आई लव यू टू मिसेस फरहाद। फरहाद में आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरी जान, फिर कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। फरहाद ने हर माफी के साथ उसके चेहरे पर बोसा दिया था और फिर इन दोनों आंखों पर जो और भीग चुकी थी। मैंने हिम्मत छोड़ दी थी फरहाद, मैं समझ रही थी कि ये हमारी शादी का आखिरी माह होगा सच में। फरहाद ने होठों के पास जैसे ही बोसा लिया था सभी बात करते करते रुक गई थी। बोलती रहो, मैं अभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। रुखसार पर बोसा लेने के बाद फरहाद ने फिर से उसकी आंखों में देखा था जो शर्म से झुकी जा रही थी। हमारा रिश्ता तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हम न चाहें सभी, ये हम पर डिपेंड करता है हम कैसे रिश्ते को लेकर चलते हैं। फरहाद ने बाकी का फासला भी खत्म कर दिया था सभी की थोड़ी पर अपनी उंगलियां रखकर जब उसका चेहरा वापस अपनी तरफ किया था। दर्द दिल क्या है खिला आज तेरे लड़ने पर, तुझसे इतनी थी मोहब्बत मुझे मालूम न था। आज दूसरा दिन था और फहाद ने फिर से इंतजार किया था समंदर किनारे। दूसरा दिन कब तीसरे दिन में तब्दील हुआ। एक हफ्ता वो ऐसे ही वहां जाते थे, इंतजार करते थे और मायूस लौट आते थे। घर जाकर वो अनुषे को मैसेज जरूर करते थे, डॉक्टर अनुषे मैं भी कितना पागल हूँ ना, अगर तुम नहीं आई तो मुझे तुम्हारे पास जाना चाहिए था ना। वो अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी थी। आज वो कुछ ज्यादा ही तैयार हुए थे और हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जाते ही उन्होंने एक दरख्त के साथ गाड़ी मार दी थी। वफा के बाब में कार सुखन तमाम हुआ, मरीज में एक मार्का लहू का भी हो। शिट, माथे से निकलते खून को देखकर गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख दिया था और कुछ पल में हॉस्पिटल से अमला स्ट्रेचर के साथ आ गया था। उन्होंने उठाकर अंदर ले जाया गया था। मरीज के सर पर चोट आई है, बेहोश है, आप डॉक्टर उस्मान को बुलाएं। फहाज की आंखें झट से खुल गईं। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, प्लीज मुझे यहाँ के बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाना है। वो लोग स्ट्रेचर ले जाते हुए रुके थे। आप तो होश में हैं सिस्टर, आई थिंक इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। नो नो प्लीज, मुझे बहुत चोट आई है, सांस नहीं आ रहा, डॉक्टर अनुषे को कहे मेरा ट्रीटमेंट करे। व्हाट? वो चारों लोग हैरान हो गए थे। आप इन्हें इमरजेंसी में ले जाए, मैं डॉक्टर अनुषे को बुलाती हूँ। पीछे पलवशा ने जैसे ही आर्डर दिया था इन लोगों ने वही किया था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर पलविशा ने जैसे ही कहा था फहाश ने स्ट्रेचर से उठकर पलविशा का हाथ पकड़कर हाथ मिलाया था। थैंक यू डॉक्टर, उन्हें जल्दी से भेज दीजिएगा, मरीज की जिंदगी का सवाल है। आप लोग चलें। वो वापस लेट गए थे। पलविशा हंसते हुए अनुषे की केबिन में चली गई थी।